माँ रोटी बन गई तो मुझे जल्दी से दे दो ना। ओए नन्नू तू चुप करके बैठ जा। माँ तुम पहले रोटी मुझे देना, बहुत भूख लगी है। दोनों बच्चे आपस में झगड़ने लगते हैं। असल में पप्पू के गरीब परिवार में आज 2 दिन बाद चूल्हा जला था। इतने में एक अनाउंसमेंट होता है। सुनिए सुनिए सुनिए, मौसम विभाग ने जारी किया है कि अगले 2 दिनों तक तेज आंधी, तूफान, बारिश और बर्फबारी भी होने वाली है। सभी ठंड में अपने घर में ही रहें। सुनिए सुनिए सुनिए। माँ रोटी दो ना, भूख लगी है। इस खबर की चिंता से रूपा नोनू को थप्पड़ लगा देती है। नोनू जोर जोर से रोने लगता है। माँ, दादी माँ ने मुझे मारा। अरे ले, मेरे बच्चे रोते नहीं। बहू, तुझे बेचारे बच्चे पर हाथ उठाकर क्या मिल गया? फिर क्या करूं माँ जी? आपने सुना नहीं, अभी अनाउंसमेंट वालों ने क्या ऐलान जारी किया है? हमारा ये घर इस कच्ची कॉलोनी में है, वो भी जमीन के इतने गहरे में। कब से कहा था मैंने इन्हें मिट्टी सीमेंट भरवाकर घर ऊंचा करवा लो। अब अगर बारिश आएगी तो हम सभी इस ठंड में बेघर हो जाएंगे। मेरे बच्चे क्या इस सर्दी में सड़क पर रहेंगे? रूपा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। अरे खाक में गई तुम्हारी कोशिश। तुम खुद ही देख रही हो, इस ठंड में मेरे पास काम धाम नहीं है। मुझे पता है कैसे करके मैं ये 2 वक्त की रोटी कमा रहा हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे परिवार में सिर पर एक पक्की छत हो। एक गरीब की सारी जिंदगी रोटी कमाने में ही निकल जाती है। रोटी, कपड़ा और मकान की कीमत भला किसी गरीब से अच्छा और कौन समझ सकता है। देखते देखते शाम ढल जाती है और जोर जोर से बादल गरजने लगते हैं। मूसलाधार बारिश होने की लगती है और पानी तेजी से उनके घर में घुसने लगता है। हे भगवान, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। घर में पानी बढ़ता ही जा रहा है। अरे ऊपर वाले, क्या तुझे हम गरीबों की हालत पर तरस नहीं आ रहा? अरे क्यों हमें बेघर करना चाहता है इस ठंड में? तभी तेज तूफान से घर का आधा हिस्सा टूट कर गिर जाता है, जिसका टुकड़ा नोनू के सर पर लग जाता है और उसके खून बहने लगता है। माँ, चोट लग गई। नोनू मेरा बच्चा। माँ रूपा, ये घर किसी भी वक्त ढह सकता है। हमें घर खाली करना होगा। जैसे ही वो सभी घर से निकलते हैं, उनका घर पूरी तरह से उनकी आंखों के सामने ही टूटकर बिखर जाता है। एक ही झटके में उस गरीब का परिवार बेघर हो जाता है। थोड़ी देर में बारिश थम जाती है और सभी ठंड में सड़क पर चल रहे थे। माँ, बहुत ठंड लग रही है। मेरी चप्पल भी घर में ही छूट गई थी। सड़क बहुत ठंडी है। ये ले मेरी बच्ची, मेरी चप्पल पहन ले। काफी दूर चलने के बाद वो सभी सड़क पर बैठ जाते हैं। देखते ही देखते शाम ढल जाती है और शाम के 5-6 बजते ही रात हो जाती है। चारों ओर बर्फीली धुंध छा जाती है। पूरा परिवार हाथ पांव मोड़कर बैठ जाता है। एकदम खून जमा देने वाली कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अरे ऊपर वाले, तू सारी परीक्षाएं हम गरीबों से ही क्यों लेता है? गरीबी भी हम गरीबों को दिखाता है, बेघर भी हमें ही करता है। देखते ही देखते रात बीत जाती है और बर्फ पड़ने लगती है। ठंड के मारे दोनों बच्चों के दांत किरकिराने लगते हैं। माँ, पिताजी घर चलो ना, इस सड़क पर बहुत सर्दी लग रही है। हाँ माँ, घर चलो ना। देखो मेरे हाथ पैर कितने ठंडे पड़ गए हैं। इतने में एक बुलेट से पुलिस वाला वहां आता है और सड़क पर सोए गरीब लोगों को लाठी मार मार कर भगाने लगता है। उसी सड़क पर एक 70-80 साल की बुढ़िया फटा चिटा कंबल ओढ़े सोई हुई थी। पुलिस वाला लात मार कर उसे उठाता है। ए बुढ़िया, चल उठ, चल। अबे चल उठ। अबे उठती है कि तुझे भी खर्चा पानी दूं? ये ले। हे ईश्वर, क्यों हूँ दरोगा बाबू? तुम्हारी लाठी क्या हम जैसे गरीब मजलूमों पर ही चलती है? बस कभी जाकर अमीरों का गिरेबान क्यों नहीं पकड़ते? साली बुढ़िया तेरी तो। अरे रुक जाओ साहब। अरे क्यों बेचारी अम्मा पर अपनी ताकत का जोर आजमा रहे हो? अरे साले, तू है कौन बे? इसका मसीहा? एक तो तुम गरीब लोग सड़क पर जम जाते हो, इसे क्या बाप की जागीर समझिए? चलो उठो और भागो यहाँ से। चलिए अम्मा जी, हमारे साथ आ जाइए। हालातों की सताई बुढ़िया भी अब गरीब पप्पू के परिवार का हिस्सा बन जाती है। वो अमीर लोग महंगी रजाई में अपने बड़े बंगले में सो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वो गरीब बेघर परिवार उस कड़ाके की ठंड में ठिकाने की खोज में आधी रात में भी सड़क पर भटक रहा था। पूरी सड़क बर्फ से सफेद हो गई थी। अब ठंड 4 गुना बढ़ गई थी। सभी की हिम्मत जवाब दे रही थी। तभी गुड़िया बीच सड़क पर गिरकर बेहोश हो गई। माँ, गुड़िया दीदी। गुड़िया मेरी बच्ची, आंखें खोल। अजय देखो ना, मेरी बेटी कुछ बोलती क्यों नहीं? चुप हो जाओ रूपा, हिम्मत रखो।
तभी सभी का ध्यान सड़क पार एक कूड़ेदान के खाली कंपाउंड में जाता है जहाँ एक टूटा फूटा पाइपलाइन पड़ा था। अरे बेटा, वो देख, वहाँ एक पाइपलाइन है, चलो वहीं चलते हैं। लाओ रूपा, गुड़िया को मेरी गोद में दो। पूरा परिवार पाइपलाइन में बैठ जाता है। रूपा रो रो कर काफी देर तक गुड़िया का हाथ पैर मलती है। देख बेटी, बच्ची होश में आ गई। रूपा गुड़िया को गले से लगाकर और भी ज्यादा फुट फुट कर रोने लगती है। गुड़िया मेरी बच्ची, तू ठीक है ना? मुझे लगा मैंने तुझे खो दिया। दादी माँ, अब हम यहीं रहेंगे? हाँ बेटा, अब यही हम गरीबों का घर है। तभी बूढ़ी अम्मा के पास रोटी देखकर नोनू कहता है, बूढ़ी दादी, मुझे भूख लगी है, आप मुझे आधी रोटी दोगी? हाँ बेटा, ये ले, तू खा ले ये। गुड़िया तू भी खा, भीख में मांगी हुई थी, आधी खाई थी, आधी बचा ली। सभी जैसे तैसे सो जाते हैं, मगर सुबह तक बूढ़ी अम्मा इस दुखदाई दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी, जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ गरीबी और ठंड का कहर ही था, जिसे देखकर सभी का दिल दहल गया। माँ, बुढ़िया दादी कैसे मिल गई? दोनों बूढ़ी दादी को ठंड लग रही थी, उनके पास घर भी नहीं था, वो सड़क पर ठंड में सोती थी ना, इसीलिए मर गई। गुड़िया दीदी, हमारे पास भी तो घर नहीं है, फिर तो हम जब भी ठंड से मर जाएंगे। मासूम नोनू के इस बात पर पूरे परिवार का दिल रो पड़ा। सभी की आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। नहीं मेरे बच्चों, मैं तुम सबको कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं घर बनाऊंगा। माँ रूपा, मुझे तुम दोनों का साथ चाहिए। हाँ मेरे लाल, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ इस हालत में भी। अजी, मैं भी आपके साथ हूँ, हम अपना घर बनाएंगे। इसके बाद पप्पू, गोमती और रूपा तीनों लगकर कड़ाके की उस ठंड में कंपाउंड के कचरे के जगह की सफाई करते हैं। माँ रूपा, आप दोनों जल्दी से घास फूस इकट्ठा करो, तब तक मैं लकड़ियाँ काट कर लाता हूँ। पप्पू इधर उधर से लकड़ी काट कर लाता और दोनों सास बहू घास फूस जमा करती हैं। मेरा तो बिल्कुल भी हाथ पांव नहीं चल रहा। बहू, सूरज भी मुंह नहीं दिखा रहा कि थोड़ी राहत मिलती। फिर उसी समय पर कड़ाके की ठंड में मेहनत करके झोपड़ी बनाते हैं और चारों तरफ फूस लगाते हैं, जिससे उनका घर एकदम मजबूत हो जाता है। आओ बच्चों, देखो, बन गया हमारा घर। अरे वाह माँ, हमारी झोपड़ी कितनी सुंदर है, पर अगर ये भी हमारे पुराने घर की तरह टूट गई तो हम फिर से सड़क पर आ जाएंगे। नहीं गुड़िया, इस बार मैं इस घर को टूटने नहीं दूंगा। रूपा, वो तिरपाल देना। पप्पू झोपड़ी के ऊपर भी तिरपाल बांध देता है। माँ रूपा, बच्चों देखो, बन गया हमारा घर, अब हम बेघर नहीं हुए। ऐसा बोलकर पप्पू अपने आंसू पहुंचता है। फिर सभी झोपड़ी में आते हैं। माँ, दादी माँ, हम सोई सोई कहाँ करेंगे, बिस्तर तो है नहीं। अले ले ले, अभी दादी माँ अपने प्याले से राजकुमार के लिए बिस्तर बनाएगी। बहू, मुझे वो सारी फूस दे दे, मैं चटाई बना देती हूँ। फिर 2-3 घंटे लगाकर गरीब गोमती एक मोटी सी चटाई बीनती है, जिस पर पूरा परिवार सोता है, मगर जैसे दोनों बच्चे मुंह खोलकर खाना मांगना चाहते हैं। मैं जानता हूँ मेरे बच्चों, तुम दोनों को भूख लगी है ना, मैं कैसे भी करके कल तुम्हारे लिए खाना लाऊंगा। ठीक है पिताजी, हम एक दिन और भूखे छो जाएंगे। अगले दिन भगवान का नाम लेकर पप्पू काम ढूंढने निकलता है, जहां उसे मजदूरी का काम मिल जाता है, जिससे वो राशन पानी खरीद कर लाता है और सभी कई दिन बाद रोटी खाते हैं। थोड़े दिन बाद पप्पू अपनी माँ, बीवी, बच्चों के लिए स्वेटर और कंबल भी खरीद लेता है। राधिका, जल्दी से काम खत्म करके घर चलो, हमारी दोनों बेटी हमारा इंतजार कर रही होंगी। काम तो खत्म हो गया, लेकिन आज सेठ से पैसे भी तो लेने हैं। दोनों अपने सेठ से पैसे लेने जाते हैं। सेठ जी, हमें कुछ पैसों की जरूरत है, कुछ पैसे दे दीजिए। पैसे 1 हफ्ते के बाद मिलेंगे, अभी पैसे नहीं है। लेकिन सेठ, हमारी बात समझने की कोशिश करो। बहरा नहीं हूँ मैं, सुनाई देता है मुझे। जो कह दिया सो कह दिया, अब तुम अपने घर जाओ। सेठ की बात सुनने के बाद दोनों का मन उदास हो जाता है, जिसके बाद वह अपने घर लौट आते हैं, जहाँ उनकी दोनों बेटियां उनसे कहती हैं, क्या हुआ पिताजी, आप इतने उदास क्यों लग रहे हो? अरे माँ, मैं आपको 1 हफ्ते से गाजर का हलवा खाने के लिए बोल रही हूँ, आप नहीं लेकर आई ना मेरे लिए गाजर का हलवा। जब मुझे पैसे मिलेंगे तो गाजर का हलवा जरूर लेकर आऊंगी, अभी मालिक ने पैसे नहीं दिए। उस रात पूरा परिवार पानी पीकर सो जाता है। अगले दिन जब सवेरा होता है, राधिका और अमित फिर से भूखे प्यासे गाजर के खेतों में काम करने के लिए पहुंच जाते हैं। सारे दिन मेहनत के बाद भी शाम को फिर से उनके मालिक उन्हें 1 रुपया नहीं देता।
अब हम लोग क्या करें? सेठ ने हमें पैसे भी नहीं दिए, घर पर साग सब्जी कुछ भी नहीं है, क्या खाएंगे घर पर? देखो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब हम लोग अपनी बेटियों को भूखा तो नहीं मार सकते। जरा उधर देखो, अभी खेतों के पास कोई नहीं है। कुछ गाजर चुरा लेते हैं, कम से कम गाजर चुराकर अपनी बेटियों का पेट तो भर सकते हैं। दोनों के दोनों खेतों में घुस जाते हैं और वहां से गाजर चोरी करने लगते हैं। जैसे ही वह गाजर तोड़कर खेतों से बाहर आते हैं, उनका सेठ अपने गुंडों के साथ उनके सामने खड़ा होता है। अच्छा, तो ये सब भी कर लेते हो तुम दोनों? अरे मैंने नहीं सोचा था कि तुम दोनों इतने नीच हो कि मेरे खेतों में ही चोरी करने लगोगी। अभी बताता हूँ तुम्हें। अरे तुम सब लोग मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? इन दोनों को इतना मारो कि इनकी हालत देखकर फिर से कोई चोर चोरी करने से पहले 100 बार सोचे। सेठ के ऐसा कहते ही उसके सारे गुंडे राधिका और अमित को बहुत बुरी तरह मारते हैं। अरे बस करो, जान से थोड़ी ना मारना है। नहीं सेठ, आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा, हमें जाने दो, हमें छोड़ दो। हमें चोरी करने की सजा मिल गई है, हमें छोड़ दो। उन दोनों को अपने सामने गिड़गिड़ाते हुए देख सेठ उन्हें छोड़ देता है, जिसके बाद वह दोनों वहां से अपने घर लौट आते हैं। अपने माता पिता के हाथ पैरों पर खून निकलता हुआ देख दोनों बेटियां घबरा जाती हैं और उन दोनों से कहती हैं, पिताजी, ये आपकी क्या हालत हो रखी है? ये खून कैसे निकल रहा है आपके माथे से? अपनी किए पर उन दोनों को बहुत शर्मिंदगी भी होती है और इस बात का अफसोस भी होता है कि वो अपनी बेटियों के लिए कुछ ना कर पाए। कुछ नहीं, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, बाकी तो हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। अमित और राधिका दोनों ही अपने मुंह धोते हैं और पड़ोस की काकी से उनका घर का बचा हुआ खाना मांगकर अपनी बेटियों का पेट भरते हैं और खुद भूखे सो जाते हैं। अगले दिन जब सवेरा होता है तो दोनों काम ढूंढने निकल पड़ते हैं। पूरा गांव छान मारा, लेकिन अभी तक कहीं पर भी कोई काम नहीं मिला। अगर हमारे पास काम नहीं होगा तो फिर हम दोनों अपनी बेटियों का ख्याल कैसे रखेंगे? हमें काम ढूंढना ही पड़ेगा। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन यहाँ से वहां धक्के खाते ही रहते हैं। घर वापस लौटते समय रास्ते में अचानक से राधिका की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। बिना कुछ खाए पिए रहने की वजह से उसे चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं बेहोश हो जाती है। राधिका, उठो ना, क्या हो गया तुम्हें? भगवान, कोई मेरी मदद करो। अमित अपनी पत्नी को देखकर घबरा जाता है। तभी वहां पर एक बहुत बूढ़ी औरत गाजर का ठेला लेकर पहुंच जाती है। बेटा, क्या हो गया तुम्हारी पत्नी को? ये कैसे बेहोश हो गई? सब कुछ ठीक तो है ना? क्या बताऊं अम्मा जी, कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। मेरी बेचारी पत्नी ने इसी के चलते उसकी हालत खराब हो रही है। अमित उस बूढ़ी औरत को अपनी सारी परेशानियां बताता है, जिसके बाद वह बूढ़ी औरत अमित को अपने ठेले से कुछ गाजर उठा कर देती है और कहती है, देखो, मैं समझ सकती हूँ, सभी लोगों के ऊपर परेशानियां आ जाती हैं। ये लो, ये कुछ गाजर है, इन्हें खा लो, इससे तुम्हारा पेट में कुछ तो जाएगा ही, और अपनी पत्नी को भी खिलाने की कोशिश करो। जैसे ही अमित वह गाजर खाता है, वह अपने आप को पर्वत आजाद तंदुरुस्त महसूस करता है। वहीं वह उस गाजर में से गाजर अपनी पत्नी को भी किसी तरह खिला देता है, जिसके बाद उसकी पत्नी भी बेहोशी हालत से उठ खड़ी होती है और अच्छा महसूस करती है। अम्मा, आपने हमारी मदद की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप ना होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। नहीं, जिसकी मदद करने वाला कोई नहीं होता। भगवान उनकी मदद करने के लिए मुझे अक्सर भेज देता है। मुझे लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी मेरी गाजर बिक तो रही नहीं है। रुको, मैं तुम्हें कुछ गाजर पन्नी में डाल कर दे देती हूँ। वह बूढ़ी औरत पन्नी में कई सारी गाजर भरकर उन दोनों को दे देती है। ये लो, ये तुम्हारे काम आएगी। अपनी बेटियों को खिला देना, कम से कम वह बेचारी भूखी तो नहीं रहेंगी। अमित और राधिका दोनों वह सभी गाजर ले लेती हैं और उसके बाद घर लौटने लगते हैं। रास्ते में आते आते उन्हें एक कूड़े के ढेर के पास चमकीली चीज नजर आती है। जी, वहां पर कुछ चमक रहा है, रुकिए जरा मैं देख कर आती हूँ। राधिका ऐसा कहने के बाद कूड़े कचरे के पास जाती है और चमकीली चीज को निकाल कर देखती है। वह एक बहुत सुंदर चमकदार कढ़ाई होती है।
ये कढ़ाई तो बहुत सुंदर है, चलो हम इसे घर लेकर चलते हैं। आज इसी के अंदर इन गाजर का हलवा बनाकर अपनी बेटियों को खिला दूंगी, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। वैसे भी हमारे घर में एक भी कढ़ाई नहीं है। पता नहीं कैसे कोई इतनी सुंदर प्यारी कढ़ाई को फेंक सकता है। अमित और राधिका दोनों वह कढ़ाई अपने घर ले आते हैं, जिसके बाद राधिका मिट्टी का चूल्हा बनाती है और उसके ऊपर उस कढ़ाई को रख देती है। इसके बाद वो उसके अंदर बूढ़ी औरत की दी हुई गाजर को डालती है। अब बनेगा ना स्वादिष्ट गाजर का हलवा। राधिका के इतना कहते ही उस कढ़ाई के अंदर बहुत स्वादिष्ट और खुशबूदार गाजर का हलवा तैयार हो जाता है, जिसमें पहले से ही सब कुछ होता है। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो मैंने इस कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रखा ही था और अचानक से इसके अंदर गाजर का हलवा प्रकट हो गया। हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही कहा, ये तो मैंने भी देखा आपके पास खड़े होकर। कहीं ये मेरे मन का कोई वहम तो नहीं? पहले इस गाजर के हलवे को किसी और बर्तन में निकालती हूँ, फिर अपने मन के वहम को दूर करूंगी। राधिका ऐसा कहने के बाद कढ़ाई से सारा गाजर का हलवा दूसरे बर्तन में निकालती है और कढ़ाई दोबारा चढ़ाकर उसके अंदर गाजर डालती है। उसके गाजर डालते ही उसमें ऑटोमेटिकली गाजर का हलवा तैयार हो जाता है। अरे अमित जी, कहाँ हो आप? जल्दी से यहाँ पर आओ, देखो ये तो चमत्कार ही हो गया। अमित जैसे ही भागता हुआ रसोई में आता है, वह चूल्हे पर कढ़ाई के अंदर बहुत स्वादिष्ट गाजर का हलवा देखता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। तभी उसकी पत्नी जादुई हलवे के बारे में अपने पति को सब कुछ बताती है। ये कैसे हो सकता है? क्या पहले मैं ये हलवा खाकर देख सकता हूँ? इसकी बात सुनकर राधिका उसे जादुई हलवा परोस देती है और उसके साथ अपनी दोनों बेटियों को भी। इसके बाद वह तीनों जादुई हलवा खाकर कहते हैं, इतना स्वादिष्ट जादुई हलवा तो मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं खाया होगा। ये तो सच में बहुत ही लाजवाब और स्वादिष्ट है। सही कहा पिताजी ने, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। राधिका भी गाजर का हलवा खाती है, उसे भी गाजर का हलवा बहुत ही टेस्टी लगता है। तभी उसका पति अमित उससे कहता है, हमारे पास ही जादुई कढ़ाई गाजर है, तो क्यों ना हम गाजर बेचने का काम ही कर ले। लोग ये जादुई हलवा खाएंगे तो खुशी के मारे पागल हो जाएंगे और हमारी अच्छी खासी दुकान भी चलेगी। आप तो बिल्कुल सही कह रहे हो, कल से ही जादुई हलवा बेचना शुरू करेंगे। उस रात वह सभी पेट भर के जादुई हलवा खाकर सो जाते हैं। अगले दिन जब सवेरा होता है, राधिका सुबह सुबह समय से उठ जाती है और चूल्हा जलाकर कढ़ाई उसके ऊपर रखती है, जिसके बाद वह कढ़ाई में गाजर डाल देती है। गाजर डालते ही कढ़ाई में ढेर सारा गाजर का हलवा तैयार हो जाता है। तभी अमित एक बड़ा सा पाटिल लेकर आता है। देखो, मैं दरवेश भाई से उसका बड़ा वाला पाटिल मांग कर लाया हूँ। इसी में गाजर का हलवा ले जाकर हम गांव-गांव बेचेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई ठेला नहीं है। कोई बात नहीं, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन हम लोग मेहनत करके पैसा कमा लेंगे। राधिका ऐसा बोलने के बाद कढ़ाई के अंदर गाजर डालती है और जैसे ही गाजर का हलवा तैयार हो जाता है, वह गाजर को पतीले में भर लेती है। ऐसे ही वह पूरा पतीला गाजर का भर के अपने सर पर रख लेती है। तो वहीं दूसरी तरफ उसका पति अमित दुकान से डिस्पोजल के बर्तन ले आता है, जिसके अंदर वो लोगों को गाजर का हलवा रखकर बेचते हैं। गर्मा गर्म गाजर का हलवा खा लो, ठंड में ऐसा गाजर का हलवा आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसकी खुशबू से ही आप सभी लोग पागल हो जाओगे। क्या सच में? अरे आप गाजर का हलवा बेच रही हो, इसकी खुशबू तो सच में बहुत अच्छी है। क्या मुझे 10 रुपए का गाजर का हलवा मिल सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर मिलेगा। आओ मैं तुम्हें गाजर का हलवा देती हूँ।